ऑल राइट बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर, सॉलिड क्या होता है उसके बारे में बताया था। उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन हमने देखे थे बेस्ड ऑन द रेगुलरिटी इन अरेंजमेंट। बताओ कितने टाइप का मैंने बताया था? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। कौन से बेटा? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस, राइट। उसके बाद मैंने आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताए थे। क्रिस्टलाइन अगर हुआ तो एक तो रेगुलरिटी है, दूसरा क्या चीज मैंने इंपॉर्टेंट बताया था? दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने समझाई भी थी आप लोगों को, है ना। जिनके लेक्चर्स मिस हुए हैं वो जाकर के देख लेना उसको, राइट। नेक्स्ट एक पॉइंट और बताया था जो डिफरेंशिएट करता है, वो क्या है? यस, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके शार्प होते हैं, राइट। ये क्रिस्टलाइन की मैंने प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग देम सॉलिड, उसके बिहाफ पे मैंने आपको क्लासिफिकेशन कराया था सॉलिड के। कितने थे बताओ? कितने टाइप के थे? देयर वर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड, राइट। कौन कौन से बताओ? हाँ जी सर, आयनिक बॉन्ड अगर हो गया तो आयनिक सॉलिड, हाँ जी बिल्कुल। नेटवर्क कोवेलेंट मैंने बताया था, नॉर्मल कोवेलेंट नहीं बोलना उसको, नेटवर्क कोवेलेंट। अच्छा, नेटवर्क कोवेलेंट में भी मैंने 2 तरह के आपको बताए थे, 3 डायमेंशनल एंड, उसमें मैंने आपको ग्रेफाइट, डायमंड और इन सबके पूरे वीडियो भी दिखाया था मैंने, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया था थर्ड टाइप कौन सा था? मेटेलिक, राइट। तो मेटेलिक में बताने की जरूरत है नहीं, सारे के सारे जितने भी मेटल्स आते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद मैंने कौन सा डिस्कस किया? मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये कौन एग्जांपल दे सकता है मॉलिक्यूलर सॉलिड के? 2-3 एग्जांपल बताओ। T60, वेरी गुड। H2O, अरे एनी मॉलिक्यूल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इजंट इट प्लीज ना। आप अगर HI को सॉलिड बना दे रहे हो तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड ही होगा। आयोडीन सॉलिड में होता ही है, वो खुद में मॉलिक्यूलर सॉलिड है। मीथेन को बहुत मुश्किल से आप सॉलिड बना पाओगे, लेकिन ट्राई करोगे तो अगर वो सॉलिड बन रहा है तो वो भी मॉलिक्यूलर है। जो कोई इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उन सभी का सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड का टाइप होगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इन क्लासिफिकेशन के बाद मैंने बोला था कि हमें पढ़ना क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन ना, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में ही पढ़ना है। तो अब फिर मैंने आपको समझाया था कि देखो, जो अगर आप स्पेस में ना XYZ एक्सिस लेकर के, XYZ एक्सिस लेकर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिन्होंने मिलकर के सॉलिड को बनाया है, फॉर एग्जांपल अगर वो NaCl है बेटा, सोडियम क्लोराइड सॉलिड, तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव कौन है भाई? Na+, ये कौन है? Cl, ये इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। व्हेन आई एम सेइंग H2O सॉलिड, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? नॉट H नॉट O, बिल्कुल नहीं, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है? H2O इटसेल्फ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? H2O अपने आप में है, क्योंकि H2O बहुत सारे H2O ऐसे इकट्ठा होंगे तो बनेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, अगर उनके आप सेंटर को लोकेट करो इस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो ये जो लोकेशन निकल के आती है बेटा, इस तरह से जो भी ऐसे बन के आएगा। भाई सॉलिड है तो उनके सेंटर्स नजदीक नजदीक ही होंगे। पूरे स्पेस में ऐसे फैला दो चारों तरफ, ये जो आपको 3 डायमेंशनल ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिख रहा है जहां पे सेंटर्स का, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? और ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट, राइट। ध्यान रहेगा सबको, है ना। अच्छा, फिर मैंने बताया था कि देखो एट द एंड हमें पढ़ना क्या है? किसी भी सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है कि भाई उसकी डेंसिटी कैसे निकालें, उसका पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, राइट। फिर उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है किसी एक स्पेसिफिक एटम का, उसमें फॉर्मूला क्या है। तो अब यार ये पूरा स्पेस लैटिस देख करके ये चीज फिगर आउट करना काफी क्लमजी वर्क है, राइट। तो हमने एक आइडिया डिराइव किया कि वी विल ट्राई टू फिगर आउट एंड वी विल ट्राई टू कट इट इनटू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पीस, और ऐसा इमेजिनरी पीस जिसको रिपीट करने से हमारा ओरिजिनल सॉलिड जनरेट हो जाए। एट द सेम टाइम उस यूनिट, मतलब वो छोटा सा जो पार्ट है इस पूरे स्पेस लैटिस का, उसका फॉर्मूला और ओरिजिनल कंपाउंड का फॉर्मूला मैच करे। साथ में मैंने और बताया था कि उनकी डेंसिटी मैच करे, कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर हर एक चीज मैच कर जाती है
तो ऐसे सबसे छोटे पार्ट को ही क्या नाम दिया था? यूनिट सेल का। ध्यान है सबको? हाँ, तो अब हम यूनिट सेल के बारे में लास्ट टाइम पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, है ना? और यूनिट सेल के क्लासिफिकेशन के बारे में सबसे पहला चीज मैंने आपको बताया था बेटा कि यूनिट सेल जो आप ऐसे कट करके निकाल रहे हो, इनमें ये जो एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बेटा, यहाँ पे ए बी सी एक्सिस बोलते हैं, राइट? तो ये हमारा ए एक्सिस हो गया, ये बी हो गया और ये सी एक्सिस हो गया। इनके बीच में अपने एंगल्स हैं, इन दो एक्सिस के बीच में एंगल है, एक में अल्फा ले लिया, एक में बीटा और एक में गामा। तो इनके एंगल में और इनके लेंथ के आपस में क्या रेशियोज हैं, इसी के बिहाफ पे हमारा क्रिस्टल सिस्टम क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? हाँ जी, क्रिस्टल सिस्टम। कितने क्रिस्टल सिस्टम मैंने बताया था? मैंने आपको 7 बताया था। कितने क्रिस्टल सिस्टम बताए थे? 7। उन 7 क्रिस्टल सिस्टम को आज अभी डिस्प्ले करेंगे, इस पे देखेंगे। आप एनसीईआरटी लेके आए हो? अगर नहीं लेके आए हो कोई भी, चलो अच्छा कोई नहीं। क्रिस्टल सिस्टम पूरे टोटल 7 है ना? अब ये ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में यहाँ पे आपको पता चलेगा। मैंने नाम भी कुछ वैसे आपको पिछली बार ही बताया था। सबसे पहला क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? क्यूबिक। अच्छा, जब मैं क्यूबिक बोल रहा हूं तो उनके एज में क्या रिलेशन है? हाँ जी, ये जो ए लेंथ है ये बी है और ये सी है बेटा, ये सब आपस में इक्वल है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। सबको क्लियर है? और एंगल्स में क्या रिलेशन है बेटा? हाँ जी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और ये किसके बराबर है? 90। ये क्यूबिक के बारे में बात हो गया। और वैसे ही कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर इसी तरीके से मैंने आपको बताया था ऑर्थोरोम्बिक, याद आ रहा है क्या? ऐसे ही मैंने आपको बताया था टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में मैंने क्या बताया था यार कि 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी इक्वल नहीं होती। मतलब कोई एक बड़ी हो गई, है ना, लेकिन एंगल सभी के अभी भी। ऐसे ही थर्ड में ऑर्थोरोम्बिक के बारे में मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे साइड्स ही इक्वल नहीं होती है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, बोलो ध्यान है ना ये सब? चलो अच्छा, तो क्यूबिक हो गया, ऑर्थो, टेट्रागोनल, एंड इसके बाद मैंने बताया था आपको हेक्सागोनल। उसके बाद नाम मैंने आपको कौन सा बताया था? डी हो गया, ई, बोलो। हाँ जी, रोम्बोहेड्रल। और उसके बाद एफ कौन सा डिस्कस किया था? मोनोक्लिनिक। और लास्ट में कौन सा था? मोनोक्लिनिक के बाद ट्राइक्लिनिक। मतलब अगर आप काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7th वाले को मैं यहां लिख दे रहा हूं। कौन सा था वो? ट्राइक्लिनिक। पता है सबसे घटिया अरेंजमेंट कौन सा है? हाँ, यही जो लास्ट में लिखा है। ना तो इसमें कोई साइड इक्वल होते हैं, ना तो कोई एंगल इक्वल होते हैं। समझ रहे हो? ये रोम्बोहेड्रल के केस में क्या होता है? रोम्बोहेड्रल में इसमें साइड्स इक्वल होते हैं, एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। वेरी गुड, बट दैट इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट? अरे अभी अभी यहाँ पे सारा आएगा, एक एक पैरामीटर वो आपको नोट करना है। करेक्ट, मैं कुछ बोल भी दूंगा वैसे आपको नोट करने के लिए। तो मोनोक्लिनिक हो गया, देन ट्राई क्लिनिक हो गया। बाकी ऐसे हेक्सागोनल का देख लो एक बारी। अच्छा, हेक्सागोनल के ना 2 फॉर्म्स आते हैं, करेक्ट। एक तो ऐसा है कि आप बिल्कुल ऐसे बना दो, देखो नाम भी इनका हेक्सागन इसी वजह से पड़ा है, इनका यूनिट सेल कुछ ऐसा दिखता है। अच्छा, अभी जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्या इसमें मैंने एटम को प्लेस किया है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी एटम बिल्कुल भूल गया हूं कि एटम कहीं एग्जिस्ट भी कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ यूनिट सेल कैसा देखने में होगा वही डिस्कस कर रहे हैं, राइट? अब देखो हेक्सागोनल में अगर आप चेक करोगे तो वहां पे ए बी सी के बारे में लिखा है, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। 2 एंगल हेक्सागोनल के केस में 2 एंगल दिए हुए हैं 90 डिग्री के बराबर और एक दिया हुआ है 120 के बराबर। अब आप अगर इसको देखो तो आप पता ही नहीं पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। सो बेसिकली इसको इसके जैसा ए बी सी एक्सिस जैसा बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं बेसिकली।
ये रहे इसके तीनों पार्ट। ऐसा मैंने वन पार्ट कट करके निकाल दिया बेटा, अल्टरनेट ड्रॉप करके ऐसे करना है। तो आप देखो इस पोर्शन को देखो, क्या आपको बिल्कुल वैसा अरेंजमेंट दिख रहा है जैसा हमें चाहिए? बिल्कुल इस टाइप में दिख रहा है। हाँ, क्यूबिकल नहीं होगा, लेंथ अलग अलग होंगे। अभी कितने लोगों को समझ आ रहा है कि सर इसमें अगर आप देखो तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों इक्वल है? ये तो नो। अच्छा, इनके बीच में एंगल कितना है भाई? अरे ये पूरे तीनों के बीच में एंगल कितना है? 360। एंड कितने इक्वल एंगल्स में हमें डिवाइड करना है? 3 में। तो 360/3। अरे यार तुम लोग ना डराओ मत मुझे। कितना आ रहा है ये? 120। ऐसा नो। तो ये एंगल 120 था जो मैं आपको बता रहा था, और दो एंगल कितने मैंने बताया? 90। कितने लोगों को दिख रहा है कि अगर सर ये A हो गया, ये B हो गया और ये वाली लेंथ C हो गई, तो ये एंगल है 90 और ये एंगल है 90। अरे सोचो ना, हेक्सागन का बेस और उस पे एक हाइट ऐसे मैंने बनाया, तो वो दोनों से एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री। अभी क्लियर हो गया? तो इसलिए देखो ये दोनों ही डायग्राम बुक में मिलेंगे आपको, हेक्सागन बना करके भी दिखाएगा, बट वहां से आपको पता नहीं पड़ेगा कि कैसे वो हो गया, इसलिए आप बीच के पोर्शन को कट करके देखोगे तो समझ पड़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सारे चीजों को मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ, एक एक करके आप लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? हाँ, पिछले नोट्स के लिए मैं 2 पेजेस आपके छुड़वा दे रहा हूँ, ड्रॉप करो फर्स्ट 2 पेजेस। वो मैं एक बुकलेट आपको कल शेयर कर देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में आपको बुकलेट मिल जाएगी, उसमें स्टार्टिंग में है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते अपना, ठीक है? वो आप वहां से नोट कर लेना। वही स्टार्टिंग वाली चीज है बेटा, सॉलिड क्या है, अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, टाइप्स ऑफ सॉलिड, थोड़े बहुत यूनिट सेल के बारे में, एंड देन वी आर। टू पेजेस मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ जी, 4 साइड्स, राइट, वही 2 पेजेस नहीं बोलना चाहिए फिर ना, 2 पन्ने छोड़ दो। करेक्ट। क्रिस्टल सिस्टम में अभी लिख रहा था, तो सबसे पहला हम लोगों ने कौन सा देखा था बेटा? क्यूबिक। अब इसके पैरामीटर्स क्या हैं? सेल पैरामीटर्स क्या है? वही जो मैंने साइड्स एंड इनके बीच में रिलेशन लिखा था, राइट? तो अभी ये नोट डाउन कराता हूँ, लेकिन सबसे पहले तुम लोग ये चेक कर लो कि कैसे दिखते हैं ये सब, राइट? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लाइट थोड़ा ऑफ करोगे क्या? हाँ, ये देखो, ये जो सामने आपके डायग्राम दिखा रहा है बेटा, ये जो स्पेस लैटिस आपके सामने दिखा रहा है, वो क्यूबिक सिस्टम के बारे में बता रहा है, राइट? द मोमेंट आई एम सेइंग क्यूबिक, क्या क्या चीज अंडरस्टूड है कि इसके तीनों लेंथ A = B = C, एंड तीनों एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, ये सब कितने के बराबर होंगे? 90। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये तो मैंने आपको 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम बताया, फिर मैंने बताया डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ द एटम्स, उसके हिसाब से 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और वो चारों जरूरी नहीं है कि हर क्रिस्टल सिस्टम में मिले ही। याद है कौन से वो चारों बताए थे भाई? मुझे एक बार याद दिला दो तो। सबसे पहला मैंने आपको बताया था प्रिमिटिव, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सिंपल। क्या इसमें डिस्कस किया था बेटा? हाँ जी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ऑल द कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड, या फिर ऐसे कह सकते हो कि लैटिस पॉइंट क्या है? कॉर्नर्स हैं। समझ आ रहा है बात? अच्छा, ये तो प्रिमिटिव हो गया। उसके बाद कौन सा मैंने डिस्कस किया था आपको? बॉडी सेंटर्ड। तो बॉडी सेंटर्ड में कैसा होगा बेटा अरेंजमेंट? बोलो ना। कॉर्नर पे तो हर केस में होगा, ये बात हमेशा याद रखना। और साथ में एक एटम कहाँ मिल जाएगा हमें? तो इसको बॉडी सेंटर्ड। वैसे ही नेक्स्ट क्या था? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड कैसा होगा? बिल्कुल सारे कॉर्नर्स पे आपको एटम मिलेंगे, और इनके साथ साथ
सारे कॉर्नर पे तो पक्का ही मिलेगा बेटा, और साथ साथ कहां पे मिलेगा, फेस के सेंटर पे भी ना, जितने फेस हैं सभी के सेंटर पे, ये फेस सेंटर्ड हो गया। और उसके बाद लास्ट मैंने बताया था कौन सा, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर, इनमें एंड सेंटर्ड में मैं आपको बता दूं, कोई भी पैरेलल फेस ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आगे पीछे कहीं पे रख दो, बस एक ही जगह रखना है। एंड अंडरस्टूड है कि हर जगह पे कहां पे, कॉर्नर पे तो एटम्स होंगे होंगे। इसको क्या बोलते थे, इधर यू कैन से बेस सेंटर्ड, या फिर क्या बोल सकते हो, एंड सेंटर्ड। समझ गए। अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये बताओ क्यूबिक में इन चारों में से कौन सा अरेंजमेंट मिलता है। तो क्यूबिक के अंदर सिर्फ ये फर्स्ट 3 मिलते हैं। कहने का मतलब क्यूबिक सिस्टम के अंदर मैं बोल सकता हूं सिंपल क्यूबिक है। सिंपल का मतलब यही, सिंपल और प्रिमिटिव जिसको बोल रहा है। दूसरा कौन सा बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट कौन सा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और यही जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं ना, यही यहाँ पे पूरा एक एक करके आएगा, आपके सामने डायग्राम रहेगा। कुछ इसमें जो भी एरर्स वगैरह है वो मैं आपको साथ के साथ बताते चलूंगा कि क्या है। बट बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूबिक, ये 3 मिलते हैं। अच्छा, चारों किसमें मिलते हैं, मैंने बताया था एक ही क्रिस्टल है जिसमें चारों मिलते हैं, ऑर्थोरोम्बिक। ध्यान है ना, ऑर्थोरोम्बिक कहने का मतलब उसको कैसे बोलेंगे, सिंपल और प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। So when I'm saying orthorhombic, it means crystal parameters A not equal to B, not equal to C, all 3 angles alpha, beta, gamma are equal and is equal to 90 degree। मेरे कहने का ये मतलब है, समझ पड़ रहा है ना। तो ऑर्थोरोम्बिक कहने का मतलब सेल पैरामीटर्स बता रहा है। एंड द मोमेंट आई एम सेइंग सिंपल बॉडी सेंटर्ड, नाउ इट इज सेइंग कि एटम कहां कहां पे वहां प्रेजेंट है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। और ये जो चारों सिस्टम मैंने आपको समझाया है, यही 4 टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती है। और इन्हीं चारों में से किसी क्रिस्टल सिस्टम के पास कोई 3 होगा, किसी के पास कोई 2 होगा, किसी के पास चारों होंगे। इन चारों का मैंने केस आपको फिक्स कर दिया। बस ऑर्थोरोम्बिक स्टार्टिंग जिसका O से है, 0 से है, उसी के पास सबसे ज्यादा नंबर है ना। याद रहना चाहिए, मेरी किस्मत ऐसी मारी पड़ी थी, जब मैंने जेई लिखा था ना, पता नहीं कहां से वो सर के मुंह से निकल गया कि बेटा याद करने वाली चीजें नहीं पूछता एग्जाम में। और उन्होंने टेबल जब लिखवाया था, मैंने उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एंड अनफॉर्चुनेट था, जेई एडवांस में सीधा सीधा एक कॉलम मैचिंग सिर्फ उसी क्रिस्टल के पैरामीटर पे ही पूछ गया। इतना अनफॉर्चुनेट, पूरा सॉलिड स्टेट तैयार करके गया, बट क्वेश्चन देख लो जेई एडवांस में कहां से पूछ दिया उसने। इसलिए मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। आपको एक एक चीज साथ के साथ याद करते हुए चलना है। अंडरस्टूड ना। मेंस में तो पक्का ही पूछता है, एडवांस में वो पहली बार था ऐसा कि सेल पैरामीटर्स एंड याद करने वाली चीजों के बारे में पूछ दिया, बट वो पूरा गया ना मेरा। और 5-6 मार्क्स इधर उधर होने से आपको तब मालूम पड़ेगा कि रैंक कहां से कहां भागती है, जब आप ना एक एक नंबर के लिए स्ट्रगल कर रहे होगे। समझ आ रहा है ना। तो इसलिए इन सबको साथ में लिखोगे और साथ में याद करोगे। इज दैट क्लियर। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं और आप लिखना शुरू करो। मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, लास्ट टाइम भी बताया ही था। और बिल्कुल घबराना नहीं है, इनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, पूरी ज्योमेट्री वाली चीजें है ना। तो क्या लिखने के लिए आएगा, ये सब के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको पूरा नोट्स के साथ ही बुकलेट मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। किसमें, हाँ नोट्स में रहेगा, हाँ बिल्कुल रहेगा, सब रहेगा। अरे उसमें भी है, एनसीईआरटी में भी है यार, तुम लोग टेंशन मत लो, ऐसे ही याद हो जाएगा तुम लोगों को। क्लास में इतनी बार मैं पूछ लूंगा ना कि खुद ही याद हो जाएगा। चलो भाई, तो ये सबसे पहला हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम आ रहा है, कौन सा, क्यूबिक। और उसमें कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप। कौन कौन से, सिंपल, बॉडी एंड। अब ये देखो कैसा देखने में है, वही दिख रहा है, राइट। अच्छा, टोटल नंबर भी मैंने आपको बताया था, टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम थे। लेकिन अगर आप एटम के पोजीशन को भी ध्यान में रखते हुए टोटल काउंट करोगे तो टोटल क्या है, 14। उनको ब्रेविस लैटिस बोलते हैं, 14 ब्रेविस लैटिस। अब देखो मैं ऐसे ही प्रोनाउंस करता हूँ, स्पेलिंग तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो टोटल 14 है। और ऐसे कितने क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, 7 है। तो अब एक एक करके देखो, ध्यान से देखो और साथ के साथ याद करो।
तो ये जो आपके सामने दिख रहा है दिस इज सिंपल क्यूबिक। देखो एटम्स कहां पे हैं इसमें, हाँ जी कॉर्नर पे, और ये देखो तीनों एक्सिस दिखाया हुआ है, दिस इज वन, दिस इज अनदर एंड दिस इज। अभी आप ये समझो कि सिर्फ ना वो सेंटर्स को ही दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। आप उसको एग्जैक्ट डायमेंशन तक मत लो। इसमें क्या गलती है वो ये है कि ये सब आपस में कांटेक्ट में होता है, जिसको इसने कांटेक्ट नहीं कराया। चलो वो तो मैं स्पेसिफिक डिस्कस करूंगा। नाउ दिस इज गाइस, ये कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। समझ पड़ रहा है बिल्कुल। डायमेंशन को लेकर के गलती थी, बाकी अभी प्लेसमेंट देख लो, बाकी वो मैं डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। ये कौन सा दिखा रहा है बोलो, टेट्रागोनल। आप चेक करो, मैंने ना आपको एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, होमवर्क वाले ग्रुप में भी एंड चैंपियंस ऑफ केमिस्ट्री वाले में, दोनों जगह पे भेज दिया मैंने। उसमें इनके बारे में पूरा मेंशन है कि कौन कौन सा टाइप है। मैं इसको रोक देता हूँ, एक सेकंड आप चेक कर लो, ग्रुप में चेक कर लो। और इस पूरे टेबल को याद कर जाना है, मैं लिख भी दूंगा आपके सामने। दिख रहा है, चलो अभी वहां से फोकस हटाओ, इधर देखो ध्यान से। अच्छा चेक करो, देखो टेट्रागोनल में दो ही है ना, देखो टेट्रागोनल में दो टाइप के हैं, कौन सा है, एक तो सिंपल, देखो हर जगह रहेगा ना, सिंपल हर जगह रहता है। अब ये सेकंड वाला कौन सा है इसके पास, हाँ जी, तो हमने पहले क्यूबिक में देखा, क्यूबिक वी हैव 3, और 3 में कौन सा था, सिंपल, फेस एंड बॉडी, है ना। इसके बाद कौन सा देख रहे हैं, इसमें कितने मिल गए भाई, हाँ डबल मिल गए। वो दो में कौन सा, सिंपल एंड, अब देखो थर्ड वाला देखते हैं, इसके बाद कौन सा आएगा इसके बाद, एनी गेस, ऑर्थोरोम्बिक, और उसमें चारों मिलेंगे, ठीक है। देखो व्हाट इट, ये कौन सा है, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक। आप ये समझ पा रहे हो ना बेटा, ऑर्थोरोम्बिक में ये देखो तीनों लेंथ, विड्थ एंड हाइट सब अलग अलग हैं। ए नॉट इक्वल टू बी, अगर इसको आप ए बोलते हो, इसको बी बोलते हो, इसको सी बोलते हो, तो ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, बट एंगल्स देखो सब 90 वाले हैं, ठीक है। ये कौन सा है बताओ, हाँ जी, हाँ जी, बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। कुछ दिख रहा है ना, बिल्कुल देखो पैरेलल पैरेलल पे ही, फेस के सेंटर पे है, बाकी कॉर्नर पे देखो आप हर जगह पे है।
ये कौन सा है बताओ? फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक। अब ये देखो इसके बारे में, देखो मैंने बोला था ना ए बी सी एक्सिस को आप एक्स वाई जेड एक्सिस से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एक्स वाई जेड में फिक्स हो जाएगा 90 डिग्री एंगल। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ये एजेस हैं बेसिकली ना, 3 डायमेंशन के जो एजेस होते हैं वो हैं यहाँ पे, तो उनको आप एक्सिस ए बी सी के ही फॉर्म में आप रखो। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कौन सा है भाई ये? ट्राइगोनल, रोम्बोहेड्रल है ना? यस, हाँ जी हाँ जी, रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है। तो ट्राइगोनल और रोम्बो, वैसे ज्यादा पॉपुलर यही है रोम्बोहेड्रल ही। तो इसमें आप देखो तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल थे, बोलो, बट 90 के इक्वल नहीं है, तो देख लो आप ऐसा। इन रोम्बोहेड्रल वी हैव जस्ट वन टाइप, कौन सा? सिंपल क्यूबिक। तो ये नंबर 10, इसके बाद 4 और हमें देखने हैं। हाँ जी, ये हो गया मोनोक्लिनिक। अच्छा, मोनोक्लिनिक का पैरामीटर क्या होता है? हाँ, साइड्स तो इक्वल नहीं है सर, लेकिन 2 एंगल इक्वल है एंड नॉट इक्वल टू गामा, करेक्ट। तो ये है आपका किसके बारे में? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में 2 मिलते हैं, कौन से दोनों मिलते हैं भाई? एक तो देखो सिंपल है एंड दूसरा कौन सा है? एंड सेंटर्ड हमें मिल चुका है या नहीं? बोलो ना, एंड सेंटर्ड कहाँ कहाँ मिला? और कहीं पे देखा एंड सेंटर्ड? तो यहाँ पे देखने के चांसेस है, एक बार कंफर्म करो, उसमें चेक करो, सेकंड एंड सेंटर्ड है तो दूसरा एंड सेंटर्ड। तो एंड सेंटर्ड भी अगर आप पूरे क्रिस्टल सिस्टम में देखो तो 2 ही जगह मिलता है, एक तो मोनोक्लिनिक में मिलेगा और दूसरा जहां पे सारे मिलते हैं। सारे कहाँ मिलते हैं? ऑर्थोरोम्बिक एंड सेंटर्ड। तो यहाँ पे 2 मिलेगा, तो ये दोनों दिखा दे रहा हूं मैं। दिस वन इज सिंपल एंड दिस वन इज एंड सेंटर्ड, गॉट इट। तो मोनोक्लिनिक खत्म हो गया। अब इसके बाद कौन सा है भाई? एक हेक्सागोनल है, यू कैन सी, जो मैंने आपको पूरे पार्ट से छोटा सा कट किया था वही पार्ट को दिखा रहा है, बस समझ पड़ रहा है ना? सो दिस इज जस्ट दैट पार्ट ओनली, 1/3 ऑफ द एक्चुअल हेक्सागन। एंड इसके बाद लास्ट पार्ट आता है कौन सा? ट्राइक्लिनिक। इसमें कुछ भी सही नहीं होता है, सारे एंगल भी खराब है, खराब इन द सेंस अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड एजेस भी इक्वल नहीं है। समझ पड़ गया? तो अगर आप ये टोटल करते हो तो इन्हीं को काउंट करने पे कितने मिलते हैं? 14 मिलते हैं। क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं बेटा? 7 है। समझ आ गया? तो अब हम इसकी नोट मेकिंग कर लें अच्छे से, और साथ के साथ मैं पूछूंगा भी, एकदम याद रहना चाहिए। मैंने दिखा भी दिया कितनी बारी, आपको बता भी दिया। लाइट ऑन कर दो भाई। चलो मुझे साथ के साथ बताते जाओ। यहाँ ये सीरियल नंबर, नो डिस्कशन। यहाँ पे क्या है? क्रिस्टल सिस्टम।
स्पेलिंग बोलना, ब्रेविस लैटिस का क्या है? एक ही बोलो, कोई एक बोलो ना। है ना। इसके बाद हमारा यहाँ पे पैरामीटर्स है, एंड लास्ट में कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1, कौन सा सिस्टम में बात कर रहा हूँ बेटा? क्यूबिक। अच्छा, क्यूबिक में कितने टाइप के आपको यूनिट सेल मिलते हैं? 3। नाम बताओ। सिंपल, हाँ साथ में लिखते चलो। एग्जिस्टिंग है ये सब। पैरामीटर्स में हमारे पास क्या है? A इक्वल टू बी, अल्फा बीटा ऑल आर एट 90 डिग्री। पता है आपको, सिर्फ और सिर्फ यही हमें डिटेल में पढ़ना है, क्यूबिक। और थोड़ा बहुत डिस्कशन किसके बारे में करना है? HCP के बारे में। तो ये पूरे टेबल में जितने क्रिस्टल सिस्टम है सबको नहीं पढ़ना है, इनको बस याद करना है ये टेबल। इसके बाद हमें पूरे डिटेल स्टडी किसमें करनी है? क्यूबिक सिस्टम में। नेक्स्ट, टेट्रागोनल। हाँ जी, टेट्रागोनल का पैरामीटर क्या था? और इसमें कितने मिलते हैं बेटा? ओनली 2। कौन कौन से? सिंपल तो हर जगह मिलने वाला है, सिंपल और प्रिमिटिव। और दूसरा कौन सा है? पैरामीटर सब आपको क्लियर है ही। थर्ड कौन सा बताओ? ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास क्या आ रहा है? सारे आ रहे हैं। सिंपल, बोलिए। बॉडी सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड, ऑर्थोरोम्बिक, कौन सा है? एंड सेंटर्ड। एंड या बेस सेंटर्ड, वैसे ही सिंपल और प्रिमिटिव। लैटिस पैरामीटर्स क्या है बेटा? अल्फा बीटा गामा 90 एंड A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू, आ जाओ फोर्थ लिख लेते हैं, जिनमें ज्यादा नंबर हैं उनको पहले लिख लेते हैं, या फिर सीक्वेंस में चले। चलो और सीक्वेंस में चले। तो ऑर्थोरोम्बिक के बाद कौन सा? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या खास बात है? ये सारे एंगल एंड साइड सब इक्वल है। बिल्कुल क्यूबिक सिस्टम को थोड़ा डिफॉर्म कर दो ना, स्ट्रेच कर दो कहीं से पकड़ के, तो ये जनरेट हो जाएगा। क्योंकि क्यूबिक में लेंथ सारे इक्वल होते हैं, एंगल भी इक्वल होता है। यहाँ पे भी वही चीज है, बस फर्क ये है कि 90 नहीं होता है, 90 नहीं है कोई भी। लेकिन इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मिलता है क्रिस्टल सिस्टम, कौन सा? सिंपल। क्यूबिक लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंपल क्या होना चाहिए? रोम्बोहेड्रल।
नंबर 5 बोलो, हेक्सागोनल देख लेते हैं। अब आप जब हेक्सागोनल बनाना तो इसके बारे में स्पेसिफाई कर लेना कि हेक्सागोनल इसको बोलते क्यों हैं, बिकॉज वी हैव दिस यूनिट सेल, दिस इज द रियल यूनिट सेल। इसको कट करके इनके लैटिस पैरामीटर डिफाइन करते हैं। इसको अलग से ड्रॉ करके बेटा लिख लेना, दिस इज हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसको अलग से कैसे देखते हैं हम, यहां से ये पोर्शन कट करके अलग करते हैं, राइट। तो हेक्सागोनल में भी कौन सा है, सिंपल। एक बार काउंट करो तो अभी तक कितने हुए। देखो फर्स्ट 3 में ही मेरे ख्याल से मैक्सिमम हो गए ना, 9 and 10 and 11 हो गए। कितने बचे रह गए। तो हाँ, मोनो वाले में डबल मिलता है एंड ट्राई में एक ही मिलता है। ट्राई क्लिनिक इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंपल ही मिलेगा बेटा, और इसमें 2 मिलते हैं मोनो क्लिनिक में। नाम मोनो क्लिनिक है, मिलता 2 है। सिंपल एंड, हाँ जी, बेस और एंड सेंटर्ड। पैरामीटर्स, सभी के पैरामीटर्स लिख लेना अच्छे से। हेक्सागोनल के पैरामीटर्स क्या थे, ए बी इक्वल नॉट इक्वल टू सी, एंगल अल्फा बीटा 90 गामा 120, डिफाइंड है ये सारे एंगल्स। ऐसे ही मोनोक्लिनिक में मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ्स आर नॉट इक्वल एट ऑल बट दो एंगल 90 के बराबर है, ये तो नो, गामा नॉट इक्वल टू 90 एंड नॉट इक्वल टू, राइट। और लास्ट का कौन सा है, नीदर एंगल नॉर साइड्स, कुछ भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू बीटा, नॉट इक्वल टू गामा, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है ग्रुप में, आप वहां से भी देख सकते हो अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है तो। कौन सा वाला बताओ, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। गॉट इट। और लास्ट वाले में कोई भी एंगल, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। मोनोक्लिनिक में वी हैव 2 अरेंजमेंट, सिंपल एंड बेस सेंटर्ड, और ये सारे अरेंजमेंट मैंने दिखा दिया था। अभी आप इसको याद हो गया सबको, मैं पूछूं, बिठा दो पूरा। चलो इसको अभी याद करना है, यहीं पे खत्म करना है, इसको घर लेके जाना नहीं है, इधर ही खत्म करना है। चलो मैं तुमको 3 मिनट देता हूँ इसको पूरा याद करने के लिए। लिखते रहो, साथ कितनी बार सुनोगे एक ही चीज, ठीक है। भरोसा रखो, जल्दी याद हो जाएगा। अभी खड़ा करके एक एक लोगों को पूछूंगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा।
हो गया भाई याद सबको? Sides are not equal for monoclinic. Two angles are equal. ये पूरा नोट कर लिया ना? ये हटा दो ऊपर वाले। क्या बेटा? सॉरी कुछ पूछ रहे हो? बेस सेंटर्ड किसे बोलते हैं? हाँ देखो मैंने बताया था कि जब आप यूनिट सेल ड्रॉ कर रहे हो तो ऐसे केस में जो पैरेलल फेसेस है ना, एंड और बेस सेंटर्ड एक ही चीज है। तो तुम इसमें कंफ्यूज हो गए? तो एक ही, इसलिए मैंने बताया था तो दोनों बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड एक ही चीज है। लिख लेना दोनों जगह भाई। ऐसे मैं किसी जगह सिंपल लिखूंगा, किसी जगह प्रिमिटिव लिखूंगा तो तुम परेशान हो जाओगे उसे। नोटेड? चलो पूछो, याद हो गया? चलो भाई स्टार्ट करो। हाँ जी बताइए। हर्षित खड़े जाओ। बताओ मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक के सारे पैरामीटर्स, डायमेंशंस एंड कितने क्रिस्टल, उसमें कितने यूनिट सेल होते हैं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होता है। क्या गलत किया इसने? हाँ, अल्फा इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ये दोनों सबसे खराब अरेंजमेंट्स में से हैं, तो थोड़ी बहुत बच गई चीजें बस। एंगल दो इक्वल होते हैं, 90 के बराबर होते हैं। बैठो बैठो। हेक्सागोनल का सेल पैरामीटर बताना कशिश। हेक्सागोनल यूनिट सेल का सेल पैरामीटर क्या है? आई मीन साइड्स के रिलेशन क्या है, एंगल क्या है? जो भी ध्यान आ रहा हो बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बारी में याद नहीं होता है, डोंट वरी। बोलिए। हाँ चलो। थर्ड एंगल इज 120, बिल्कुल सही है। सो ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, मीन्स टू एंगल्स आर एंड द थर्ड एंगल इज। अच्छा वैसे तुम लोग को मालूम है अल्फा बीटा गामा नेमिंग कैसे करते हैं वो? चलो देखते हैं। ए बी सी से फॉर एग्जांपल ऐसा है तो अल्फा किसको बोलेंगे? ए और बी के बीच में अल्फा बोलेंगे। ए और सी। देखो ऐसा है, ए के सामने वाला जो एंगल है वो अल्फा है,
सी के सामने वाला गामा है, बी के सामने वाला बीटा है। हालांकि फर्क नहीं पड़ता है, आप अल्फा बीटा गामा किसी को भी बोल लो, बट जनरली ऐसा सीक्वेंस रखते हैं ना। गॉट इट? क्लियर है? तो चलो ये सारे पैरामीटर्स पूरे 14 कौन बता सकता है मुझे? पूरे 14 हाथ उठाओ, देखना है मुझे किसका कॉन्फिडेंस है अभी क्लास में। कौन मुझे पूरे 14 बता सकता है? हाथ उठाओ। हाथ तो उठा सकते हो भाई, इतना क्या डरना है। हाँ, नाम क्या है? हाँ आर्यन, कई सारे आर्यन हो गए मेरे क्लास में, आ जाओ। हाँ खड़े हो जाओ, बताओ। क्यूबिक, बिल्कुल। तीनों एंगल इक्वल है पर कितना है? हाँ, क्योंकि एंगल तीनों इक्वल वहां पे भी होते हैं, रोम्बोहेड्रल में भी ना, बट वहां पे 90 के इक्वल नहीं होते। हाँ चलो गो अहेड। चारों होते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में चारों होते हैं, सब याद कर जाओ यार ये। रोम्बोहेड्रल का एक और नाम था, ट्राइगोनल भी बोलते हैं। नोट करना चाहो तो कर लो, रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल भी था। है ना? चलो बताओ। एक ही होता है। मोनोक्लिनिक, तीनों एंगल्स 90, बिल्कुल गलत। दो एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा नहीं, और साइड्स में कोई भी इक्वल नहीं होता। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट। चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, चलो बैठ जाओ। हाँ जी, और कौन बता सकता है? कम ऑन, रेज योर हैंड, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ बोलो। अच्छा, क्यूबिक, उसमें सारी साइड इक्वल होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर। बिल्कुल सही। सेकंड आ जाएगा हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में दो होते हैं, सिंपल और हमारा बॉडी इक्वल, और इसके अंदर हमारे होते हैं दो साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। तीसरा आ जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों होते हैं, और ऑर्थोरोम्बिक के अंदर कोई भी साइड इक्वल, साइड सारी कोई भी इक्वल नहीं होती है, एंगल सारे 90 डिग्री होते हैं। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल के अंदर हमारा एक ही होता है, सिंपल, और साथ में उसके अंदर सारी साइड बराबर होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होते, कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। और फिर उसके बाद आ जाएगा हेक्सागोनल। किसके बारे में बताया अभी तुमने? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में वापस रिपीट करो। सारी साइड इक्वल होते हैं, कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता। हाँ, पर एंगल तो इक्वल होते हैं ना। हाँ सारे एंगल। चलो ठीक है, नेक्स्ट। हेक्सागोनल आ जाएगा। हाँ, हेक्सागोनल में भी एक ही होता है, सिंपल, और साथ में हेक्सागोनल के अंदर ए इक्वल टू बी होता है, पर दोनों इसी के बराबर नहीं होते हैं। फिर अल्फा बीटा दोनों 90 होते हैं और गामा 120 होता है। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हो जाएगा मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर दो होते हैं, मोनोक्लिनिक में होता है सिंपल और साथ में बेस सेंटर्ड। बेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, फाइन। सारी साइड एक दूसरे के बराबर, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है, और साथ में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 होते हैं और गामा इक्वल नहीं होता। बिल्कुल। तो आ जाएगा ट्रायक्लिनिक। ट्रायक्लिनिक के अंदर भी एक ही होता है, सिंपल, और ट्रायक्लिनिक के अंदर कोई साइड इक्वल नहीं होती, कोई एंगल इक्वल नहीं होता। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। याद कर लेना बेटा, यहाँ याद नहीं हुआ ना तो घर पे आप वैसे भी केयर नहीं करने वाले हो। यहाँ थोड़ा फोकस भी बनेगा, प्रेशर भी रहेगा, तो एकदम जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक लास्ट चांस देना चाहता हूं मैं। कौन अब बता सकता है मुझे ऑल 7 क्रिस्टल सिस्टम विद ऑल द पैरामीटर्स? रेज योर हैंड। और कौन बता सकता है? नहीं, अभी टाइम चाहिए। चलो मैं 60 सेकंड का और टाइम दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत है यार, इतना कितना टाइम दूं मैं? चलो
हाँ जी बच्चों, ऑल डन। हाँ, अभी कितने लोग बता सकते हो मुझे? हाथ उठाओ। अखिल, कब बताओगे तुम मुझे? बस तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? अच्छा चलो, पूरे 14 नहीं बता पाते, एटलीस्ट 10 कितने लोग बता सकते हो? वो तो हाथ उठना चाहिए। 10 कितने लोग बता सकते हो? साक्षी, 1 मिनट मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? बता। नहीं याद हुआ राधिका अभी तक? सिमर, कोई बात नहीं। देखो, अगर इस डर से तुम लोग नहीं बताने की कोशिश कर रहे हो, याद तो हो गया बट गलती हो जाएगा तो कौन सी बड़ी बात है यार, सबसे होता है वो ना। बट आपको याद हुआ या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अभी कितने लोगों को याद हो गया? चलो ठीक है, नहीं बताना चाहते कोई बात नहीं। याद कितने लोगों को हो गया? हाथ उठाओ तो। सिमर वीर, क्या हो गया? ओ वीरे सेट है, चलो चले आगे बढ़े। फाइन, चलो इसको अब मैं छोड़ देता हूँ, बीच में आराम से पूछेंगे, ठीक है? पूछना तो आज ही है, छोड़ना नहीं है तुम लोग को। अब हेडिंग डालो सब लोग, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। बहुत अच्छे से सुनना है सबको। मैं क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक के बारे में, एक एक चीज के बारे में अच्छे से समझाऊंगा और उसके अगले वाले से ही मैं आपसे ही पूछना स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है? अच्छे से इसलिए सुनना है, एक एक पॉइंट को समझना है मैं कैसे यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? तो बच्चों, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में हाउ मेनी डिफरेंट यूनिट सेल वी हैव? सिंपल, है ना? और द मोमेंट आई एम सेइंग क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का मतलब ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। अभी मैंने बताया था इसी को हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना है, राइट? अब आ जाओ, इसमें सबसे पहले सिंपल क्यूबिक समझ लेते हैं। तो सिंपल क्यूबिक में सभी को मालूम है? बोलिए, कहां पे हैं भाई एटम्स? बहुत बढ़िया, याद तो हो गया तुम लोगों को कॉर्नर्स में है ना? ठीक है, चलो सब चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना। अभी इसमें क्वेश्चन ये पूछता है कि ठीक है चलो, ये सेंटर्स तो हैं, बट एटम्स एक दूसरे को टच किसके अलोंग कर रहे हैं? फेस डायगोनल के, एजेस के, बॉडी डायगोनल के, किसके अलोंग? तो दे टचेज अलोंग, यस, लिख लेना ये बात, एटम टचेज अलोंग एज ऑफ द यूनिट सेल, एज ऑफ द यूनिट सेल। ये मैंने सिर्फ उनके सेंटर्स दिखाए हैं बेटा ना, ये इनके सिर्फ सेंटर्स दिखाए हैं। अब अगर उनको रियल में पूरा पूरा दिखाना हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिर्फ मैं दो दिखा रहा हूं, ऐसे समझ लो आप, नीचे भी ऐसे ही होगा और ऐसे इधर भी होगा। सॉरी, मतलब ये ओवरलैप नहीं होने चाहिए, ठीक है? समझा रहा हूं अभी। दे टचेज अलोंग द एज ऑफ द यूनिट सेल। अगर एज का लेंथ ए है बेटा और अगर स्फीयर्स का लेंथ आर है, तो कितने लोग समझ पा रहे हैं कि ए इज इक्वल टू 2r इसका रिलेशन होगा? यस और नो? साइड एंड रेडियस का रिलेशन ए विल बी इक्वल टू 2r। इज दैट क्लियर? कैसे मिला हमें? क्योंकि मालूम है कि वो कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, वहां से हमने निकाल लिया। बोलिए भाई, क्लियर है? अच्छा, तो अब इससे क्या फायदा, हमें क्या चीज मिलने वाली है? तो एक एक करके इसके बारे में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने देख ही लिया कि भाई a इज इक्वल टू 2r आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक टर्मिनोलॉजी होती है पैकिंग फ्रैक्शन। कैसे डिफाइन करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी? कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से सुनो। अभी देखो, ये यूनिट सेल है ना, इसमें नेचुरली एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बट क्या इसके अंदर बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं होने वाला है क्या? एम्प्टी स्पेसेस होंगे, वॉइड्स होंगे।
तो इसका मतलब सिर्फ इतने से है कि पूरे यूनिट सेल का कितना परसेंट या कितना एरिया फ्रैक्शन में एटम्स ने ऑक्युपाई कर रखा है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई present in unit cell divided by volume of the unit cell। अच्छा, अभी हमारा एजम्पशन क्या है कि जितने भी एटम्स है वो स्फेरिकल है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। हाइड्रोजन एटम इज स्फेरिकल बट H2 इज नॉट स्फेरिकल। H दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो नहीं। फ्लोरीन एटम इटसेल्फ इज नॉट स्फेरिकल, इजंट इट? तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट ठीक है, चलो अभी तो हमें सिर्फ उनके बारे में एक रफ आइडिया तो मिले। तो पैकिंग फ्रैक्शन ऐसा होता है। तो अब इसमें दो चीजें आ गई। एक तो ये कि सर एटम कितने प्रेजेंट है यूनिट सेल में वो भी मालूम चलना चाहिए। बोलो भाई, कितने एटम प्रेजेंट है वो मालूम चलना चाहिए, और एक एटम का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं 4/3 πr। तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं इफ Z एटम्स आर प्रेजेंट, Z इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल, Z यही चीज है, मल्टीप्लाई बाई 4/3 πr³ is the volume occupied by the single sphere, मल्टीप्लाई बाई Z मतलब नंबर ऑफ स्फीयर प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। आ रहा है क्या बात समझ में? होल डिवाइडेड बाई, हाँ जी, A³ हो जाएगा। अरे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? यूनिट सेल तो क्यूब ही है ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? A³। ये जो रेशियो आएगा यही पैकिंग फ्रैक्शन है। Z क्या है यहां पे लिख लो, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम और स्फीयर पर यूनिट सेल। बोलिए, यहां तक क्लियर है? अच्छा, इस केस में Z की वैल्यू कितनी आएगी वो समझो मैं कैसे निकाल रहा हूं, ध्यान से समझो कैसे निकाल रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जो भी एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जब मैं यूनिट सेल बनाऊंगा तो क्या वो पूरी तरीके से उस यूनिट सेल का पार्ट हो पाएगा क्या, या कुछ पार्ट उसके कट चुके होंगे? बिल्कुल कट हो चुके होंगे। कैसे मालूम? क्योंकि सर अगर एक कॉर्नर आप पकड़ लो, सपोज करो ये वाला, इस कॉर्नर को पूरी तरीके से कवर अप करने के लिए हमें तो ये हेमीस्फेरिकल स्ट्रक्चर जनरेट हुआ। 4 नीचे और 4 ऊपर ऐसे रखोगे तब जाके एक पूरा कॉर्नर कंप्लीटली कवर अप होगा। यस और नो? कहने का मतलब एटम प्रेजेंट ऑन वन कॉर्नर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल 8 क्यूब्स। समझ आ रहा है क्या? एक पर्टिकुलर कॉर्नर पे जो प्रेजेंट एटम है वो एक क्यूब में सिर्फ 1/8 पार्ट ही आएगा। ये कैसे मैं बता रहा हूं? क्योंकि एक कॉर्नर कितने क्यूब से कॉमन होता है? अरे बोलो भाई, अभी देखो जैसे ऐसे छोड़ो, ऐसा सिंपल सोचते हैं यार ना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने बोला कि लेट अस कंसीडर अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, भूल जाओ अभी 3D ना, अभी 2 डायमेंशन सोचते हैं। मान लो एक स्क्वायर है मैंने ले रखा है, और मैं पूछूं कि यार एक सर्कल मैंने बनाया है इस स्क्वायर पे। अब मैं पूछूं कि ये बताओ इस सर्कल का कितना पार्ट इसके अंदर आया, तो बोलोगे यही आया है ना, स्क्वायर के अंदर तो यही आया, कितना पार्ट है? तो आप बोलोगे पहले एक बार चेक कर लेते हैं ना, ये पूरा सर्कल कवर करने के लिए कितने स्क्वायर लगेंगे। तो क्या आपको समझ पड़ रहा है? ये 4 स्क्वायर मिल करके तब एक सर्कल को शेयर कर रहे हैं, यानी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट सर्कल इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 स्क्वायर। यस और नो? ठीक उसी तरीके से बेटा, अगर हम 3 डायमेंशनल स्फेरिकल ज्योमेट्री लेते हैं तो एक कॉर्नर में प्रेजेंट एटम 8 क्यूब्स का पार्ट होगा। मतलब एक कॉर्नर पे कोई भी चीज हो वो 8 क्यूब्स का। भी मैं थोड़ा ना डायग्राम में 3D में दिखाऊंगा और क्लैरिटी आ रही होगी, बट अभी कोशिश करो ऐसे ही इमेजिन करने की रॉ स्टेज में। जितने अपने इमेजिनेशन को एक्सपैंड करोगे उतना ही तुम्हें
इजी रहेगा चीजों को विजुलाइज करने में। समझ पड़ रहा है ना मेरी बात? वो तो सपोर्ट के लिए मैं दिखाऊंगा ही तुम्हें, तब तो एकदम ही क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज आपको एग्जामिनेशन तक ध्यान रहेगी। वो आज 3D देख लोगे, कल हो सकता है दिमाग से निकल जाए ना, तो वो तो एक सपोर्ट सिस्टम है। तो समझ पड़ रहा है? 1 कॉर्नर इज कॉमन विथ 8 क्यूब्स। ये कितने लोगों के पल्ले पड़ रहा है, हाथ उठाओ। 1 कॉर्नर इज कॉमन विथ 8 क्यूब्स। सबको समझ पड़ रहा है? वेरी गुड। तो अब बताओ, एक कॉर्नर पे अगर कोई एटम प्रेजेंट हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा यूनिट सेल में? 1/8। हाँ जी, इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन का बात मैं कह रहा हूं, 1/8। कितने प्रेजेंट थे बेटा यहाँ पे? कॉर्नर्स कितने हैं? और सभी जगह एटम है। 8 कॉर्नर्स, और एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो टोटल कितना एटम आ गया? 1। तो मतलब एक जगह हम ना ऐसा टेबल भी बना ले, यहां लिख लेता हूं लैटिस पॉइंट्स, वो कौन सा पॉइंट है, और उसका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। मैं किसकी बात कर रहा हूं अभी? मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूं ना। ये अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि क्यूबिक ही हमें डिटेल में पढ़ना है इसलिए। तो लैटिस पॉइंट, सबसे पहला मैंने क्या बताया आपको? कॉर्नर। तो कॉर्नर पे इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है बेटा? 1/8 का। अच्छा, दूसरा मैं पॉइंट चूज करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखो। मैं अगर एज ले लूं, हालांकि एज पे अभी तक कोई भी चीज हमें नहीं मिला है, क्योंकि देखो जितने भी एटम्स थे वो कहां पे मिले हमें? कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे, इसके अलावा और कहीं नहीं मिले ना। आगे चल करके अभी तक हमने जो इमेजिन किए ये सारे क्रिस्टल, ये इमेजिन करते हुए किया है कि एटम सारे यूनिफॉर्म हैं, कोई एटम छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन कितने लोग समझ पा रहे हो प्रैक्टिकल जिंदगी में? सर सोडियम क्लोराइड जब आप बना रहे होगे तो सोडियम आयन कैटायन है, वो छोटा होगा, क्लोराइड आयन बड़ा होगा। तो उस केस में वो सोडियम आयन लैटिस पॉइंट पे प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो वॉइड्स में चला गया हो, जो खाली जगह है उसके अंदर चला गया हो। तो उन वॉइड्स के नाम भी होते हैं, आगे चल के हम वॉइड्स देखेंगे, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल वॉइड, ये सब, और उसमें रेडियस रेशियो भी निकालेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो अभी तक का हमारा जो डिस्कशन हो रहा है, एज्यूमिंग ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल, जिससे वो सॉलिड मिलकर के बना है भाई। तो भाई एज भी एक जगह आ जाएगा, जब हमारा वो एज बेसिकली एक वॉइड का जगह होता है, उसका नाम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। अभी ध्यान दो कि अगर वो एटम एज पे प्रेजेंट हो तो बताओ भाई एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? थोड़ा दिमाग लगा बताओ। हाँ, देखो एक एज कितने में कॉमन होगा, तो आप खुद दिमाग लगाओ यार। ये एज है, एक इधर डाला एक इधर डाला, ऐसे ही एक ऊपर रखूंगा एक और ऊपर रखूंगा, तो 4 क्यूब मिलकर के एक एज को शेयर कर रहे होंगे ना। बस ऐसे समझ लो ना कि भाई अगर मैं कॉर्नर की बात कर रहा हूं तो वो कितने क्यूब से कॉमन है, एज की बात कर रहा हूं तो कितने क्यूब से कॉमन है। जितने क्यूब से कॉमन होगा उतना भाई उतना ही कर देंगे बस। तो बताओ एज पे रहने वाले किसी भी एटम का कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा? 1/4। समझ पड़ रहा है क्या? क्योंकि एज अगर हमारा ये है तो दिस इज कॉमन विथ नॉट ओनली 2, दो तो एक प्लेन में और इसके ऊपर भी 4 लगाओगे तब ना। अगर ये 2D रहता तब तो 2 ही आंसर हो जाता। 3 डायमेंशन है तो 2 नीचे और 2 ऊपर मिलेंगे, तभी वो एक कॉमन एज चारों से शेयर हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? तो फाइन। थर्ड अब देखते हैं बेटा कौन सा, एज के बाद फेस सेंटर। तो बड़ा आसान है, बताओ एक सिंगल फेस, ये एक सिंगल फेस कितने क्यूब से कॉमन हो सकता है? तो भाई एक इसके बगल में रख दो। अरे ये तो नो, यहां पे रखोगे तो वो दोनों क्यूब के अंदर आधे आधे पड़ा होगा, ये तो नो। तो यहाँ पे कितना आएगा? और कितने लोग बोल रहे हैं? हाँ जी, बॉडी सेंटर, ये तो पूरा पूरा बना जाएगा। तो बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट हो वो तो पूरा का पूरा प्रेजेंट होगा ना, वो कहां दूसरे से शेयर होने वाला है? वो तो पर यूनिट सेल 1 पूरा का पूरा, कहीं से भी कटने का कोई स्कोप नहीं है। इज दैट क्लियर? तो बॉडी के अंदर 1। अब ये देखो नंबर्स देखो, बड़ा सिंपल से है याद करने। 1/8, 1/4, 1/2 एंड 1। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दिख रहा है? 1/2, 1/4, 1/, अरे दिख रहा है बिल्कुल। अब इधर से इधर आप देखते हो और इधर से इधर देखते हो तो 2 का मल्टीप्लीकेशन, जाए जैसे मर्जी ऐसे।
याद रहेगा ना, कभी भूल भी गया कि ये नंबर्स क्या हैं तो 1 याद है तो वहां से 1/2, 1/4, 1/8, अब उतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे, कभी भूलेगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। ये चारों नंबर याद रहेंगे, 1, हाफ, 1/4 एंड 1/8। कौन कौन से हैं? 1 कहाँ पे है बेटा? बॉडी सेंटर्ड। हाफ किधर है? फेस सेंटर्ड। 1/4 एज सेंटर, आप उसको एज या एज सेंटर लिख लो, एक ही बात है वैसे, एज सेंटर, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट कॉर्नर 1/8, समझ पड़ गया। तो आइए बच्चों, यहां पे हमने देखा कहां का लैटिस पॉइंट है, कॉर्नर था, और ये लैटिस पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, ये कॉर्नर था 8 कॉर्नर, और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8 का मतलब इन सभी एटम्स को पकड़ पकड़ के जोड़ के रखोगे तो एक सिंगल ही एटम बनेगा। समझ आया? तो अब कितने लोग कह रहे हैं Z मिल गया। अब नेक्स्ट आते हैं 4th पैरामीटर के बारे में, ये सब नोट कर लिया यहां तक? कर लो कर लो। चलो स्टार्ट करो आगे। एग्जैक्टली हो गया बेटा, ये नोट कर लिया। ये लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इनसाइड द यूनिट सेल, मतलब उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो, राइट, उन पोजीशन पे प्रेजेंट एटम। मतलब अगर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे प्रेजेंट हर एक लोकेशन वाला एटम 1/8 पार्ट ही रहेगा अंदर। दैट इज व्हाट आई मेंट बाय सेइंग दिस। किसमें? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग होगी ना, बट इसकी केस में सेम रहेगी ना। Z तो बदलेगा ना बेटा, और A और R में रिलेशन भी बदलेगा। चलें आगे बढ़े, इसको मिटा दूं, कर लो, अच्छा नोट कर लो। अच्छा अभी क्या पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हो क्या? एग्जैक्ट वैल्यू निकालो तो। Z की वैल्यू कितनी थी सिंपल क्यूबिक के लिए? 1 × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई A³। अच्छा अब देखो नीचे A एंड R में रिलेशन, तो आपको सबको मालूम है कि फॉर सिंपल क्यूबिक A = अब उठा के यहां रख दो, 4/3 πr³ अपॉन 2r का होल क्यूब मिलकर कितना आ गया भाई? π/6। पाई कितना होता है भाई? कितना आ रहा है ये अप्रॉक्स? अच्छे से बताओ यार, अच्छे से बताओ, ये पूछता है वैल्यू। 4 नहीं आएगा जी, 5 आएगा। 0.5 मोटू। 3/6 भी रहता तो 0.5 आता, 3 से ऊपर ही है ना। 0.52 आ रहा है, चलेगा। कुछ समझ आया इसका मतलब? इसका मतलब इतना है कि अप्रोक्सीमेटली 52% पार्ट ऑफ द क्यूब इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। इसका मतलब ये भी है कि 48% एम्प्टी स्पेसेस आर देयर इन सिंपल क्यूबिक। तो सबसे घटिया अरेंजमेंट है ये, इतना खाली जगह बच जा रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा नहीं है, रफली 50% खाली रह गया यार, समझ रहे हो? तो इससे ये अगर पूछे ये क्या है सबसे पैक्ड अरेंजमेंट है? बिल्कुल नहीं। अभी दूसरा निकालेंगे तो पता चलेगा कितना आ रहा है। तो आप इसका बोल सकते हो परसेंटेज पैकिंग।
52%. Percentage empty space 100 minus 52, 48%. अरे बोलो भाई, सबको क्लियर है? 48% आ रहा है, कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो ग्रेट, आगे बढ़े अब। ये मिटा दूं आप? अभी हम कौन से क्रिस्टल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं? हाँ, क्यूबिक में, और उसके अंदर भी हम लोग अभी फर्स्ट पार्ट स्टडी कर रहे हैं। क्या? सिंपल क्यूबिक। क्या क्या पता चला? दे टचेज अलोंग एजेस। नेक्स्ट क्या पता चला कि भाई z का वैल्यू कितना है? 1। नेक्स्ट क्या पता चला? पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 52% ओनली ना। पैकिंग फ्रैक्शन बोलूं तो 0.52 है। परसेंटेज पैकिंग कितनी है ना। एम्प्टी स्पेस कितना है? 48% नियरली। करेक्ट? मिटा दूं ये सब? हाँ जी। और एक इसी के अंदर और चीज भी है। क्या? ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत इंटरेस्टिंग है। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है किसी एक एटम से कितने एटम डायरेक्टली कांटेक्ट में है, टच में है, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। फिर से क्लियर करता हूं, नंबर ऑफ एटम्स दैट आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एन एटम इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू the number of atoms, coordination number of an atom is equal to the number of atoms that are in direct contact with the given direct contact with given atom. अंडरस्टूड? तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक सोच के बताओ। हाँ, सोचो, अपना आंसर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सब देख लिया ना तुम लोगों ने, कितना आंसर आ रहा है? अभी समझो, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो आप ध्यान से समझोगे। पहले ना इसको 2 डायमेंशन से समझते हैं, फिर 3D में आएंगे। तो बेटा ये देखो ध्यान से, अगर मान लो एक मैंने सिंगल लेयर ड्रॉ किया, and let us assume just this layer is there. इस लेयर पैटर्न को बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। क्यों? क्योंकि इनके सेंटर्स को मिलाओगे तो स्क्वायर अरेंजमेंट। मान लो हमारे पास कंचे, समझते हो तुम लोग? गोली ऐसे खेलना कंचे, यार इतना क्या शर्मा रहे हो तुम? नहीं देखे क्या तुम लोगों ने कंचे? ओहो, कैसे तुम लोग का बचपना इसी मोबाइल में बीत गया है यार, तुमसे बाहर निकले नहीं कभी। ठीक है, तो ये मार्बल्स हैं, राइट? स्फेरिकल मार्बल्स, एवरीबॉडी कैन यू इमेजिन दैट? ओके, तो नाउ तो ये जितने भी हैं, इसके बाद ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड, इनके अरेंजमेंट को अगर हम मिला करके रखें तो ये हमारा स्क्वायर पैकिंग अरेंजमेंट बन रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा अगर सिर्फ इसी लेयर की बात करो, इमेजिन करो कि आप इसी लेयर में डिस्कशन कर रहा हूं, तो बताओ किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? अरे मोटू, yes, in 2D only, in this layer only I am saying. कितने हुए? 4। समझ आ रहा है? 1 2 3 4। जिनको 6 दिख रहा है वो अभी भी इन दोनों को कंसीडर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने 6 क्यों बोला। फिर तो उन्हें 8 बोलना चाहिए। अरे सराउंड करने की बात ही नहीं हो रही है,
कितने कांटेक्ट में है, डायरेक्टली टच में है भाई, ये देखो ये दोनों टच में। हाँ, फिजिकल कांटेक्ट इज द राइट वर्ड। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे पता है, इनको सबसे नजदीकी पड़ोसियों में काउंट करते हैं। नॉट किडिंग, दे आर नियरेस्ट नेबर्स। क्या बोलते हैं इनको? तो एग्जाम में ऐसा भी पूछता है, हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स आर देयर, हाउ मेनी, अरे हंस रहे हो यार तुम लोग, हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आर देयर, पड़ोसियों का भी पड़ोसी कितने हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स। अभी ये सब आता है, अभी आते हैं एक एक करके, ठीक है? एक में पूरा दिमाग एकदम या तो खुल जाएगा या तो पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है? यही होने वाला है। गॉट इट? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिंपल क्यूबिक पार्ट नाउ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस लेयर का एक यूनिट सेल सिर्फ एक छोटा सा ऐसे कट कर लेता और यहां पे आप देख रहे होते, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा होता बेटा? इतना ही ना? अब मैं पूछता, बताओ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आप इस पे फोकस करके आंसर करोगे तो आंसर करेक्ट आएगा या रॉन्ग आएगा? रॉन्ग आएगा, क्योंकि आप इसको देख के बोलोगे यार एक और ये दो ही टच में है। तो इसलिए कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर यूनिट सेल से नहीं बता सकते हैं, उसको एक्सटेंड करके ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर पूरे सॉलिड में प्रेजेंट स्ट्रक्चर जो बन रहा है उसमें एटम की प्रॉपर्टी होती है, तो उसके चारों तरफ का स्पेस देखना पड़ता है। समझ गए ना? तो ये जो हमने यूनिट सेल बनाया था उससे नहीं दिखेगा, उसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो सिंपल क्यूबिक में आ जाओ, देखते हैं, एक्सटेंड करके देखने की कोशिश करते हैं कैसे आंसर आएगा। तो आप बताओ मैंने क्या बोला था? इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है? मैंने क्या बोला था? ये सेंटर्स दिखा रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि एटम टचेज अलोंग एज, बोलो ना। तो एक इधर वाला जो एटम है इसको मैं नंबरिंग देता हूं 1, ये कॉन्टैक्ट में। कितने लोग करें सर? इस साइड आओगे तो एक और जो यूनिट सेल बन रहा होगा उसका भी तो ये एज ही है ना, तो ये वाला एटम भी तो इसके कांटेक्ट में होगा ही। अरे बोलो यार तुम। तो ये नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है? ऐसे ही नीचे वाला भी तो एज ही है ना, ये नंबर 3, तो ऐसे ही ऊपर चला जाएगा नंबर 4, और इधर भी तो एज पे ही पड़ा हुआ है ये 5, और ऐसे ही एक आगे एक्सटेंड कर दोगे तो कितनों के कांटेक्ट में है ये? समझ आ रहा है? अरे क्लियर हुआ? तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? सिंपल क्यूबिक में 6 आ रहा है। कितने नियरेस्ट नेबर है इसके? 6 है, 6 नियरेस्ट नेबर, ये लिख लेना, ठीक है? कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर सिंपल क्यूबिक इज 6 और नियरेस्ट नेबर्स इज इक्वल टू 6। बोलिए प्यारे बच्चों, समझ आ रहा है? नियरेस्ट नेबर कितने हो गए? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? ये बना के दिखा लेना। ये मिटा दो, इसको मिटा दो। पड़ेगा ना, तो हम ऊपर की कहाँ बात करते हैं, हम तो जनरल डिस्कशन कर रहे हैं ना। डैंगलिंग पे पहुंचते हो, मिटा दो इसको। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्लियर हो गया बेटा? फॉर सिंपल क्यूबिक इट इज 6। अब पता है क्वेश्चन इंटरेस्टिंग कब हो जाएगा? व्हेन आई आस्क यू टेल मी हाउ मेनी नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स आर देयर। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, हाँ? अरे नहीं बाबा, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का ये मतलब नहीं पड़ोसी का पड़ोसी,
इसका सिंपल ये मतलब है कि भाई इससे डिस्टेंस वाइज सबसे नजदीक कौन था। अरे यार अभी ये सोचो, ये मान लो कि भाई ये चंडीगढ़ में घर का सिस्टम यही है ना, मान लो यहाँ पे ये से फॉर एग्जांपल मैं किसका नाम लिख दूं, चलो मान लो ये अभी का है, अभी खुराना यहाँ रह रहा है, तो इसका सबसे नजदीकी पड़ोसी कौन होगा, जो यहीं बगल में इसके दीवार के साथ हटा के घर बना रखा हो, है ना। तो सबसे, ये किससे बात कर रहे हैं हम, डिस्टेंस वाइज बात कर रहे हैं ना। नेक्स्ट नेबर अगर मैं पूछूं तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसको छोड़ के अगला वाला, डिस्टेंस वाइज। तो यानी यहाँ पे डिस्टेंस वाइज देखने की कोशिश करो, सबसे नजदीकी पड़ोसी वो है जो बिल्कुल एकदम घर सटा के बनाया हुआ हो, डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, वो सबसे नियरेस्ट नेबर है। और डिस्टेंस वाइज उससे ज्यादा, अच्छा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो कितने लोग कह रहे हैं आर के टर्म में 2r है, ए के टर्म में ए। अरे मोटू लोग बोलो, आ रहे समझ में, तो अरे क्लियर हो रहा है ना। हाँ जी, तो अब आ जाओ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो हम डिस्टेंसेस देख लेते हैं ना, उसी से आइडिया लग जाएगा। अब बताओ ध्यान से देखो इधर, ये पॉइंट 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 पॉइंट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, ये ए का डिस्टेंस है, इसी को मैं पकड़ लेता हूं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एटम पकड़ू वो फिक्स है। अब इससे इसके डिस्टेंस कितने हैं, a√2, अरे बोलो ना, a√2 है बेटा, बोलो। अच्छा अभी बताओ यहां से, भाई ये तो कॉर्नर फेस डायगोनल के अलॉन्ग हो गया, ये सिंपल उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में था। इसके बाद कितने लोग कह रहे हैं ये वाला और ये एक ही बात है, इसको यहां पे देखूं तो भी एक ही बात है। फिर कितने लोगों को दिख रहा है कि सॉरी, तो हमारे पास नियरेस्ट नेबर ए डिस्टेंस पे, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर a√2 पे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर a√3। समझ आया, ये नियरेस्ट नेबर है, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर। अरे तुम लोग समझ रहे हो बात मेरे कहने, ये पहला नेबर है, ये उसके बाद वाला पड़ोसी, उसके बाद वाला पड़ोसी, ठीक है। अब आते हैं नंबर्स की बात करते हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग है। बताओ भाई, किसी एटम का अगर वो सिंपल क्यूबिक का पार्ट है तो उसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे, नंबर्स बताओ। डिस्टेंस तो क्लियर हो गया, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर विल बी लोकेटेड एट a√2 डिस्टेंस, यस और नो। तो जितने a√2 डिस्टेंस पे आपको दिख रहे हैं, इसके चारों तरफ ऐसे फैला के देखो ज्योमेट्री, वो सब इसके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होंगे। तो चलो मैं दिखाऊं, 12 दिख रहे हैं, कितने लोगों को दिख गया 12। अच्छा लेकिन सोचो यार, अभी तुम लोग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, नोटबुक में इधर उधर करने की कोशिश करो, फिर मैं दिखाता हूं। और यही सबसे पेनफुल पार्ट है, मैं बता रहा हूं पूरे सॉलिड स्टेट का, यही पर्टिकुलर पार्ट की कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख पा रहे हो कि नहीं, इसके अलावा सब आसान है। चलो मैं सिखाऊं क्या, सोच लो, मिल जाएगा, तुम लोग को दिमाग लगाओ तो मिल जाएगा। मिटा दूं, दिखाता हूं। हाँ जी, आओ देखते हैं, सोचना है भाई, सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो डिस्टेंसेस निकाले, इसका आ रहा था a√2 और इसका नियरेस्ट नेबर का कितना आ रहा है, a। बताइए कितने आ रहे हैं इसके, आओ चेक करते हैं, आ जाओ चेक करते हैं। देखो बहुत इजी है यार, ध्यान से देखो, हाँ चलो अपने अपने नंबर्स बताओ भाई। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कितना आ रहा है सुचेत, 8 आ रहा है तुम्हारा 8 कितने लोगों का आ रहा है तो, अच्छा 8 काफी लोगों का आ रहा है। फिर 12 कितने लोगों का आ रहा है, 6 कितने लोगों को आ रहा है, 20 कौन बोला भाई, इससे तो अकेले ऑफिस में मिलता हूँ, ठीक है। ये 20 कैसे है मुझे समझना है।
चले डिस्कस करूं मैं? देखो इधर ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो, बहुत इजी है यार, इधर देखो। चलो मैं इसको ले रहा हूँ ना, इसको पकड़ ले रहा हूँ, ध्यान से देखो भाई, ये बिल्कुल टॉप लेयर है। अब इसको ना एक्सिस नाम डाल देते हैं और उसके हिसाब से चेक करते हैं, एक्स वाई, क्योंकि ये क्यूबिक है तो आई कैन राइट लाइक दिस, जेड ले लेते हैं। और ये अभी कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर एक्स वाई प्लेन में ही अगर मैं क्यूब बनाऊं, एक्स वाई प्लेन में ही, तो आई एम गोइंग टू गेट 4 क्यूब्स। इधर भी ऐसे बना दूंगा और एक इधर भी बना दूं, 4 क्यूब्स आएंगे। अरे बोलो ना यार, अभी बताओ एक सिंगल एक्स वाई लेयर में, सिर्फ एक्स वाई लेयर में कितने लोगों को दिख रहा है? जैसे ये टॉप लेयर बना है वैसे 4-4 लेयर बनेंगे चारों तरफ अगर घूम जाएंगे तो। अरे ऐसे समझो ना, ये कॉर्नर है तो इसके चारों तरफ अगर मैं घूम जाऊं तो क्या मुझे सब तरफ मिल जाएगा कॉर्नर वाला एटम? तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन में पूछूं कितने ऐसे एटम आपको दिख रहे हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो आप बोलोगे 4। लेकिन बताओ ये तो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही थोड़ी ना होगा भाई, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स तीनों प्लेन मिलेंगे हमें, और एक प्लेन में कितने मिल रहे हैं मुझे? 4। तो तीनों प्लेन में कितने मिलेंगे? और इंडिपेंडेंट होंगे, एक्स वाई प्लेन का कोई भी चीज वाई जेड से कॉमन नहीं होने वाला है। तो टोटल मिला के कितने मिल गए बेटा? चलो ठीक है, इसके आगे वाला कॉलम ना आपके लिए छोड़ देता हूं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के बारे में सोच के आना। अरे वो तो बहुत आसान है, पता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तब मिलेगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? तो एक लास्ट पैरामीटर और है जिसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, वो है, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूं कि सिंपल क्यूबिक दिखेगा कैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख कैसे रहे। आज लास्ट पैरामीटर क्या है? डेंसिटी। भाई डेंसिटी तो सबको मालूम है, बचपन से मालूम है, मास बाई वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम किसका लेंगे हम? यूनिट सेल का। भाई यूनिट सेल का ही बात कर रहे हैं ना, क्योंकि प्रॉपर्टी यूनिट सेल की और सॉलिड की एक ही होती है। तो वॉल्यूम ए क्यूब। मास कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर कितने एटम्स हैं? तो मैंने क्या बोला? जेड एटम है, तो जेड इंटू मास ऑफ 1 यूनिट या 1 एटम। तो कितने लोग करें? 1 एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर, मोलर मास बाई एवोगाड्रो नंबर। अरे यस और नो? अरे बताओ, मैं ऐसे बोल दूं कि बेटा बताओ, अगर मान लो वो आयरन सॉलिड है, इमेजिन करो आयरन सॉलिड है, तो आयरन का मोलर मास कितना होता है? 56। तो अब क्या बोलते हो? 56 ग्राम के अंदर 1 मोल आयरन प्रेजेंट है। तो एक सिंगल आयरन का मास कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? 56 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 मोल। अरे 1 मोल कुछ और नहीं है, नहीं तो होता है ना। तो बस ये समझ गए? या तो सिंपली आप यहाँ पे एएमयू में लिख दो, या मोलर मास बाई एन। रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, ZM अपॉन Na क्यूब, ये होता है। अच्छा, आप कॉमन सेंस लगाना, इस मोलर मास को किस में लिखना? ग्राम में, और इस ए को किस में लिखना आप? सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगा ग्राम पर सीसी यूनिट आ जाएगा, ग्राम पर सीसी। बट एग्जाम में पता है किस में दिया होगा? ए दिया होगा आपको पिकोमीटर में, 196 पिकोमीटर, या फिर आपको 1.96 एंगस्ट्रॉम। तो क्या कन्वर्ट नहीं कर लोगे क्या सेंटीमीटर में? भाई बताओ, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर? -10 मीटर होता है, -8 सेंटीमीटर होता है। और एक पिकोमीटर बराबर कितना मीटर? -12 मीटर, या फिर तो आप वो खुद से चेंज कर लेना, अपना यूनिट वगैरह कन्वर्ट कर लोगे ना। तो ये ZM बाई Na क्यूब आएगा। Z अगर आपको मालूम हो कौन सा सिस्टम है, मॉलिक्यूलर मास मालूम हो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका, एवोगाड्रो नंबर सबको मालूम है। Na क्या होता है भाई? 6.022 इंटू 10⁻23, यही होता है ना। बस इससे आप डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये सारे पैरामीटर मैंने आपको सिखाए, किससे रिलेटेड? ओनली एंड ओनली सिंपल क्यूबिक के बारे में मैंने आपको डिस्कस। सिंपल क्यूबिक समझ आ रहा है? ओनली सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल आई हैव डिस्कस टिल नाउ। और यही जितने पैरामीटर्स देखे हैं हमने, इसी को हमें किस में देखना है नेक्स्ट? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में, कि उसमें एटम किसके अलोंग टच कर रहे हैं, पहला। दूसरा, उसका Z का वैल्यू कितना है। तीसरा, उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना निकल के आ रहा है। फोर्थ, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। फिफ्थ, उसके नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर के नंबर्स के बारे में।
और 6th उसकी डेंसिटी के बारे में। इतने पैरामीटर आपको उसके लिए भी, और उसके बाद लास्ट वाला कौन सा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, उसके लिए भी। तो मैंने एक पे करा दिया, बाकियों पे आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ और ट्राई करो खुद से। सारे पैरामीटर्स तो आपको मालूम ही है, मैं आपको ना सिंपल क्यूबिक वाले का सारा एनालिसिस करा देता हूं, ठीक है। चलो ऐसे ही आज लिखना मत, देखते हैं कितने लोग का अभी दिमाग अभी चल रहा है ना। मिटा दूं इसको, देखते हैं अभी क्या 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 बोल सकते हो तुम, ठीक। चलो भाई, सिंपल क्यूबिक खत्म। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नहीं लिखना नहीं है, ये अगली क्लास में नोट कर लेना इसको, बस ऐसे ही डिस्कशन कर रहा हूं, देखता हूं कि कितना आंसर कर पा रहे हो तुम लोग, ठीक है। नहीं समझ पड़ेगा कोई बात नहीं, 3D से तो एकदम सिंपल सा चीज आपको दिख जाएगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बताओ बेटा एटम कहाँ रहते हैं। देखो मैंने पूछा कहाँ रहते, तो कह रहे बॉडी में कॉर्नर पे रह रहे हैं, और कहाँ पे रह रहे हैं, बॉडी के सेंटर में ना। हैंग हो गया इसका दिमाग इतनी देर में ही। चलो ठीक है, तो कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, किसके अलोंग कांटेक्ट में है, क्या ये एजेस के अलोंग के कांटेक्ट में, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। दे टचेज अलोंग दी बॉडी डायगोनल। किसके अलोंग टच करते हैं, देखो जो नाम है ना उससे कहीं ना कहीं लेना देना है। दे टचेज बॉडी सेंटर क्यूबिक है, तो उस जगह से होते हुए जा रहा है। तो अगर मैं उस बॉडी डायगोनल की लेंथ आपसे पूछूं एक ही टर्म में, तो कितना है, a√3। ये सबको मालूम है, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे निकालते। यस और नो, तो यहां से यहां का अगर ये a है पूरा, तो ये a√3 होगा, सबको क्लियर है। अच्छा मैं अगर इनमें एटम का पूरा दिखाऊं, यहाँ कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे है तो ऐसे आएगा, बीच वाला आइटम ऐसे, ये बॉडी सेंटर, और फिर कॉर्नर वाला आइटम। तो अभी कितने लोगों को दिख रहा है कि सर यहां से यहां का आर के टर्म में, आर इधर, ये 2r और ये आर, आर 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 मतलब कितना हो गया, 4। तो हमारे पास क्या आ गया, 4r इज इक्वल टू a√3। ये रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्लियर है। ऐसे ही कितने समझदार लोगों को ये समझ पड़ रहा है कि सर इसी तरीके से फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पहले ये जान लेना जरूरी है कि एटम्स किसके अलोंग टच करते हैं। तो बेटा दे टचेज अलोंग फेस डायगोनल, इसके अलोंग टच करते हैं। एंड फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, a√2 इज इक्वल टू 4r। ये रिलेशन आ गया। अब सारा कहानी किस पे अटका हुआ है, z पे। तो कितने लोग बोल रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स कहां कहां पे हैं, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, बॉडी में ना। तो मतलब कॉर्नर पे कितने हैं, 8 कॉर्नर इंटू 1/8। अरे बच्चों ये कहां से आ रहा है 1/8, इफेक्टिव 1/8 इफेक्टिव। अच्छा बॉडी सेंटर में पूरा का पूरा ही आ गया, तो कितने आइटम आ गए, 1 2, मतलब 1 उसमें था, इसमें 2 आ गया। अच्छा फेस सेंटर में कितने लोग कह रहे हैं, कॉर्नर होता है फेस सेंटर होता है, कॉर्नर कितने 8 इंटू 1/8, फेस सेंटर कितने भाई 6, और एक फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन, कितना आया 1 + 3 मिला के। तो क्या आपको दिख रहा है, एक में 1 है सिंपल क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड में 2, और फेस सेंटर्ड में, तो 1 2 का 4 हो गया, याद रहेगा ना। 1 है फिर 2 है 4, बड़ा सिंपल सा है यार। देखो जैसे Z के केस में हमने देखा था वैसे यहाँ पे भी देखा, कॉमन रेशियो 2 ही है, 1 है 2 है 4। ये नंबर्स याद हो जाते हैं, अब एक दो बारी प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मजा किस में आने वाला है, हाँ बिल्कुल, वहां पे देखना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं आपको पहले एक बारी दिखा देता हूँ। हाँ लाइट्स कैमरा एक्शन, बंद कर दो, लाइट बंद कर। मिटा दूं क्या ये सब, The simple cubic lattice is the simplest lattice structure and consists of 8 atoms at the 8 corners of the cube. In the ball of हाँ जी, ये अभी आपके सामने क्यूबिक सिस्टम के अंदर सबसे सिंपल पार्ट कौन सा, नाम ही क्या है इसका, सिंपल क्यूबिक।
दिस इज सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में मैंने क्या बोला था कि एटम्स, उनके लैटिस पॉइंट्स कौन से हैं? कॉर्नर्स ओनली। ये सुनो, ये कॉर्नर्स है बेटा, इज दैट क्लियर? अच्छा, ये जो मॉडल है ना, जब पहले के जमाने में 3 डायमेंशन इतनी चीजें नहीं दिखा सकते थे, तो लोग स्टिक ले लेते थे एंड बॉल लेकर के उनको ऐसा फिक्स कर करके मॉडल बना के दिखाते थे। तो ये मॉडल को बोलते हैं बॉल एंड स्टिक मॉडल, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वाला कौन है जो ओरिजिनल है, जिसको हम स्पेस फिलिंग मॉडल बोलते हैं। तो अभी इसको देखो ध्यान से। Stick model shown here. The distances between the atoms are greatly exaggerated. In actuality, the atoms are packed much more closely together and touch somewhere in the structure. A more realistic model of this structure is the space-filling model. Can you see this? These are just the part of the whole lattice, just the part of that, जिसको लेकर के ये यूनिट सेल बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी भी ये यूनिट सेल एग्जैक्टली नहीं है। यूनिट सेल जब बनाएगा तो देखना बाकी सारे आइटम्स कट होकर के बाहर आ जाएंगे। तो ये दिख रहा है, बिल्कुल स्क्वायर पैकिंग दिख रही है। ये बीच में जो क्रिएटेड है यही क्या है? वॉइड ना। इस वॉइड का नाम क्या है? क्यूबिकल वॉइड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ जी। Here the size of the atoms is in correct proportion to the cell. This space-filling model demonstrates that in the case of the simple cubic lattice, the atoms touch along the edge of the cell. In the model shown here, each atom touches 3 others along the 3 edges of the cell. We can generate the unit cell of the simple cubic lattice by including only those portions of the atoms. Now did you understand? मैं क्या बोल रहा था कि कॉर्नर पे देखो, अब आपको साफ साफ दिख रहा है ना, ये पूरा आइटम तो है नहीं। दिस इज जस्ट 1/8 गाइस, राइट? क्योंकि ये कॉर्नर 8 क्यूब से कॉमन रहता है। तो ये और ये जो पूरे 8 को मिलाओगे तो एक पर्टिकुलर स्फीयर बन जाएगा। इसलिए z की वैल्यू हम 1 रख रहे थे। क्लियर हो रहा है सबको? That appear inside the cell boundary. In the case of the simple cubic cell, each atom lies 1/8 inside the cell. Since there are 8 of these fractional atoms, there is the equivalent of 1 atom inside the unit cell. The body-centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as the simple cubic lattice, but with 1 body atom in the center of the cell. This simple change results in a structure that is completely different from the simple cubic lattice. Due to the atom at the center of the cell, the vertex atoms no longer touch along an edge of the cell in the space-filling model. Instead, each of the vertex atoms touches the center atom. The atoms are said to touch along the cube diagonal of the cell, which connects opposite corners of the cube. कुछ दिख रहा है आपको कि यहाँ पे देखो एक दूसरे के टच में डायरेक्ट नहीं है। अब जो सिंपल क्यूबिक में अलोंग एज टच करते थे, अभी ये बॉडी सेंटर और एकदम अपोजिट वाला कॉर्नर। तभी तो हमने बोला था कि उसके अलोंग डिस्टेंस विच इज a√3 विल बी इक्वल टू r + 2r + r। 4r इज इक्वल टू a√3। समझ पड़ रहा है? अभी जिसके अलोंग वो टच करते हैं, रेडियस के टर्म में डिस्टेंसेस वहीं से निकाल पाएंगे ना। अभी ये टच ही नहीं कर रहे हैं, तो इनके बीच का डिस्टेंस डेफिनेटली 2r से भी ज्यादा होगा। बोलो ना, कितना होगा? ये बीच का स्पेस जितना है वही। अरे क्लियर हो रहा है? तो ये है इसके बारे में रियलिटी। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि किसके अलोंग टच कर रहा है। सिंपल क्यूबिक में द टचेज अलोंग द एज, बॉडी सेंटर्ड में द टचेज अलोंग द बॉडी। गॉट इट? ठीक है, सबको क्लियर है? अच्छा, यहां देख करके कितने लोग बोल सकते हो सेंटर वाले एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सोच लो यार। हाँ, मोटू कौन बोल रहा है? 0 कितना होगा भाई? 4 above and 4 below, 8 आएगा यार। कैसी बात? चलो ठीक है। तो वी आर डन फॉर टुडे। अगली क्लास में मैं इसके बाद आपको डिस्कस करूंगा। मुझे लग रहा है आप थक चुके हो। So that's all for the class, everybody.